Hello dear friends, Vande Mataram, welcome again. Welcome to a new lecture of atomic structure. In our previous lecture we have learned about discovery of neutron and proton. और उससे पहले हमने पढ़ी थी discovery of electron. They are nothing but the subatomic particles. From now we are going to start study atomic structure. Atomic structure क्या है जो nowadays at present that we know. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन मालूम है. वी नो दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन दी सेंटर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन आर इन दी ऑर्बिट. ये सभी चीज़ हम जानते हैं दोस्तों. फिर भी यहाँ तक कैसे पहुँचे, जो आज के दिन का जो मॉडल वहाँ तक कैसे पहुँचे, वो पूरी जर्नी हमको जाननी है. सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी विद द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, और वी कैन से थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल से दोस्तों दो चीज़ ऐसी निकल के आई थी जो आज के दिन में भी एक्यूरेट है, वैसी की वैसी है. फर्स्ट इज थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट. उसने सोचा था दैट स्ट्रक्चर का एटम का जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज स्पेरिकल, और स्पेरिकल होना चाहिए. 3 डायमेंशन में आपको सोचना है. एंड सेकंड थिंग इज कोई भी अगर स्ट्रक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कॉमन रहना चाहिए. हाँ, ये बात अलग है अगर वहाँ पे आप एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, देन दी पॉसिबिलिटी टू जनरेट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज. बट इन अ प्योर केस अगर वहाँ पे कुछ आपने ऐड नहीं किया, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया, तो फिर स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए, एटम कैसा रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए. ये दोनों चीज़ थॉमसन मॉडल से ट्रू निकली थी. सो उसने यह कहा था इलेक्ट्रॉन कोई भी स्ट्रक्चर का एटम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, दे आर स्पेरिकली, और स्पेरिकल होने चाहिए, 3D स्पेरिकल. और सेकंड थिंग जो आज के दिन में भी हम ट्रू मतलब उसको राइट हमने पकड़ा है, दैट इज चार्ज वाइज और न्यूट्रल है. जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव. लेट अस सी कैसे. यहाँ पे दोस्तों जो आपको राउंड सब दिख रहे हैं, सपोज दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो जितना इसका पीछे का भाग देख रहे हैं दैट इज दी पॉजिटिव स्फीयर. वो पॉजिटिव स्फीयर को आज के दिन में हम क्या बोलते हैं, आज के दिन में उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन. आई रिपीट, जितने ही आपको यहाँ पे राउंड दिख रहे हैं, सपोज दे आर इलेक्ट्रॉन, तो फिर उसके पीछे का जो बैकग्राउंड रहा दैट बैकग्राउंड इज नथिंग बट दी पॉजिटिव स्फीयर, जो आज के दिन में हमारे लिए प्रोटॉन है. हाँ, वहाँ पे गलती ये हुई थी, उसने ये कहा था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरह यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है. मतलब प्रोटॉन वर्ड ने यूज़ किया था, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिवाइड है एज दी इलेक्ट्रॉन. बट आज के दिन में दोस्तों हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिट में सेटल्ड है. बट अगर बात करें पॉजिटिव चार्ज की, एज पर एज थॉमसन, प्रोटॉन एज पर एज नाउअडेज रूल, तो हम ये कहते हैं सर प्रोटॉन यूनिफॉर्मली सभी जगह पे डिवाइड नहीं है, प्रोटॉन आर इन दी सेंटर. ये चीज़ गलत थी. पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है ऐसा कहना था, बट उसने ये कहा पॉजिटिव चार्ज जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव, और वो यूनिफॉर्मली है. यूनिफॉर्म है मतलब वो चीज़ रॉन्ग हुई. राइट क्या हुआ, स्पेरिकल, उसका शेप वो राइट हुआ, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये दोनों चीज़ राइट हुई फ्रॉम दी थॉमसन्स मॉडल. तो लेट अस सी. Sir J.J. Thomson proposed that atom possesses a spherical shape like this, a radius approximately 10 raised to minus 10 meter. I repeat, the radius of the atom is near about 10 raised to minus 10 meter, in which the positive charge is uniformly distributed. मतलब ये जो आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, that background is positive charge. अभी ये अगर ये यही इमेज को ठीक से अगर विजुलाइज करने की ट्राई करें दोस्तों, तो ये कैसे लगेगा, जैसे हमने कोई वाटरमेलन को बीच में से काट दिया हो. अगर वाटरमेलन को बीच में से काटते हैं तो जितना रेडिश पोर्शन देखते हैं दैट इज़ पॉजिटिव स्फीयर, और जितने उसको वहाँ पे सीड्स दिखते हैं, ब्लैक सीड्स दिखते हैं, दे आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन. सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन एंड दी पॉजिटिव चार्ज, आई मीन टू से नेगेटिव एंड दी पॉजिटिव चार्ज. सो कुछ इस तरह से, आई रिपीट, कुछ इस तरह से. सो मैनी डिफरेंट नेम आर गिवन टू दिस मॉडल. जो थॉमसन का मॉडल था, थॉमसन के मॉडल को दोस्तों अलग अलग नाम दिए गए थे, जैसे कि प्लम पुडिंग, राइजन पुडिंग, वाटरमेलन पुडिंग. यू कैन सी प्लम पुडिंग, राइजन पुडिंग, वाटरमेलन एक्सेट्रा. अभी दोस्तों यहाँ पे हमको ये सब क्वेश्चन फिर से होगा, इसको वाटरमेलन क्यों कहा गया था. सो दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज्ड एज पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज
प्लम्स और सीड्स इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इनटू इट, मतलब जितना रेडिश पोर्शन है वो पॉजिटिव स्फीयर है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज सीड्स जो है वो इम्प्लांट करे गए हैं। दैट्स वाई इसको दोस्तों वाटरमेलन भी कहा गया था। इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या था, एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, मतलब ये यहाँ पे अगर बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव की तो पूरा यूनिफॉर्मली डिवाइड था, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया था, सॉरी। देन उसके बाद क्या था, ऑल्दो दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, एज आई टोल्ड यू, जो दो चीज पॉजिटिव आई थी आज के दिन में अभी हमने एक्सेप्ट किया, दैट इज द एटम इज, और वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इज न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो I repeat, although this model was able to explain the overall neutrality of the atom, वो न्यूट्रल है, बट अगर इसी मॉडल की बात करें, बट थॉमसन मॉडल was not consistent with the result of the later experiment, आज के दिन में या फिर उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुए टू डिटरमाइन और टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं था। जैसे कि इसके बाद दोस्तों रुथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए थे, रुथरफोर्ड और उसके साइंटिस्ट ने उसके स्टूडेंट्स ने सॉरी, तो वो एक्सपेरिमेंट के साथ एक कंसिस्टेंट नहीं था। उन लोगों ने ये प्रूव किया था दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, न्यूट्रल है, दैट इज़ राइट, बट आप ये कहते हो पॉजिटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज़ रॉन्ग। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, एट द सेंटर, वो इसके बाद का मॉडल यानी रुथरफोर्ड मॉडल में ही था। फिर रुथरफोर्ड मॉडल में भी कुछ वहाँ पे भी कुछ एरर रह गई थी, जैसे यहाँ पे उसके आगे एक मॉडल चला, मतलब 1 by 1 आगे चलता गया और नाउअडेज आज के मॉडल तक पहुँचे। तो रुथरफोर्ड और उसके आगे के जो भी एक्सपेरिमेंट हुए वो सभी एक्सपेरिमेंट के साथ 100% कंसिस्टेंट नहीं था, ये दोनों चीज़ छोड़ के, स्पेरिकल एंड न्यूट्रल। क्लियर है? तो ये था दोस्तों थॉमसन मॉडल। From now we are going to learn Rutherford model, so please be keep concentrated. Okay friends, after Sir J.J. Thomson model, now we are going to learn Rutherford's nuclear model of atom. Rutherford's nuclear model of atom से हम क्या कर सकते हैं, थॉमसन मॉडल में जो लिमिटेशन थी वो लिमिटेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, उसकी मेन लिमिटेशन से यहाँ पे बाहर आ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात लगे इसकी भी खुद की लिमिटेशन रहेगी। रुथरफोर्ड और उसके साइंटिस्ट गाइगर एंड दी अर्नेस्ट, इन तीनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था विद दी थिन गोल्ड प्लेट। ये थिन गोल्ड प्लेट पे उन लोगों ने क्या किया था, विद दी थिन गोल्ड प्लेट उन लोगों ने वहाँ पे बम्बार्डिंग की थी, बम्बार्डिंग ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स। सर व्हाट इज़ अल्फा पार्टिकल, अगर बात अल्फा पार्टिकल की आए तो हमारे दिमाग में पहले ये रहना ही चाहिए, व्हाट इज़ अल्फा पार्टिकल्स। फॉर नाउ मैं आपको इतना बता सकता हूँ, अल्फा पार्टिकल आर नथिंग बट दी रेज विथ पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल आर नथिंग बट दी रेज विथ पॉजिटिव चार्ज। अगर सपोज करें जैसे थॉमसन ने बोला था, सपोज दिस इज ए स्पेयर, यहाँ पे एक स्पेयर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे रेज आ रहा है, रेज विद द पॉजिटिव चार्ज, तो पूरे मॉडल के अंदर कहीं पे भी इसकी टक्कर होगी उसको रिपल्शन होना पड़ेगा, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल विच ईच अदर। बट दोस्तों यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला। ज़्यादातर केस में जितने भी रेज थे दे कैन थ्रू पास, वो पास हो गए। बहुत ही कम थे जो एग्जैक्ट सेंटर के नज़दीक जा रहे थे, वो थोड़े से फ्रैक्शनल होके थोड़े उसकी डायरेक्शन चेंज हुई और एकदम चेंज ऑलमोस्ट नेगोशिएबल इतने थे जो एग्जैक्ट सेंटर में टक्कर खाने के बाद 180 डिग्री पास रिटर्न आए। सो एक चीज़ तो कॉमन है, अगर यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो ये पॉजिटिव चार्ज रेज अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे रिपल्सन होना पड़ता, बट वो इजीली पास हो चुके हैं। सो उसकी जो थॉमसन मॉडल की एक बड़ी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी दैट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और वी कैन से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज़ रॉन्ग। हाँ, सेंटर के नज़दीक जाने के साथ ही जब भी अल्फा पार्टिकल सेंटर पे जाते थे बहुत कम केस में और रिपीट आ रहे थे, उसके नज़दीक से निकल रहे थे उतना का क्या हो रहा था, वहाँ पे स्लाइड फ्रैक्शन होने के साथ स्लाइड उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी।
सो इतना श्योर है दैट पॉजिटिव चार्ज इज देयर इज नो डाउट विथ पॉजिटिव चार्ज, बट दैट पॉजिटिव चार्ज इज इन दी सेंटर, और सेंटर में है। ये एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने किया था। जो पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ उसके ऊपर से 3 ऑब्जर्वेशन किए। तो जल्दी से दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट के 3 ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं एज पर एज एनसीईआरटी लैंग्वेज। See, Rutherford and his students Hans Geiger and Ernest Mustard bombard very thin gold foil with alpha particles. Alpha particle is nothing but the helium center with 2 electrons with positive charge. Positive charge rays है. That alpha particle scattering experiment. This experiment is known as a alpha particle scattering experiment. यहाँ पे क्या होता है पर्टिकुलर इन दिस एक्सपेरिमेंट एज वी डिस्कवर अ स्ट्रीम ऑफ अ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट अ थिन गोल्ड फॉइल हैड अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड अराउंड इट। सर ये क्या किया यहाँ पे, इसमें कुछ पता नहीं चला। सपोज ये 100 नैनोमीटर जितनी थिन, ये वैल्यू भी याद रखनी है, 100 नैनोमीटर उसका डायमीटर था। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, ये थिन गोल्ड फॉइल है और यहाँ से अल्फा पार्टिकल सपोज पास हो रहे, यहाँ से वो पास हो गए और यहाँ तक पहुँच के पता कैसे चलेगा, इसके पीछे जैसे हमने कैथोड ट्यूब में दोस्तों वहाँ पे फॉस्फोरेसेंट यूज़ किया था जिंक सल्फाइड, यहाँ पे सेम जिंक सल्फाइड का एक लेयर रहेगा इसके पीछे यू सेप। तो जहाँ से भी अल्फा पार्टिकल निकल के जहाँ पे भी टक्कर होगी विद दी जिंक सल्फाइड, वहाँ पे हमको लाइटिंग स्पॉट दिखेंगे। अगर ज़्यादातर सीधे निकलते हैं तो हमको लाइटिंग स्पॉट यहाँ पे पीछे दिखेंगे। अगर लाइटिंग स्पॉट हमको क्रॉस डायरेक्शन में दिखते हैं दैट इट मीन्स वहाँ पे टक्कर होने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। और अगर बाय चांस लाइटिंग स्पॉट नहीं दिखते देन वी कैन अज्यूम दैट वो रिटर्न चला गया है। सो यहाँ पे फ्लोरोसेंट एज अ फ्लोरोसेंट हमने क्या यूज़ किया, जिंक सल्फाइड। सो फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड अराउंड इट व्हेन अवर अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हैं, स्क्रीन ऑफ द जिंक सल्फाइड। अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वॉज प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट। रिपीट, whenever a alpha particle struck the screen at a tiny flash of light was produced at that point। उस पॉइंट पे क्या होगा, टाइनी फ्लैश प्रोड्यूस होगी, लाइट स्पॉट हमको दिखेंगे। क्लियर। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, अभी एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ज़्यादातर केस में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सीधे पास हो गए। सेकंड थिंग, अ स्मॉल फ्रैक्शन वॉज द अल्फा पार्टिकल, आई रिपीट, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। बहुत ही दोस्तों कम पोर्शन था, आई रिपीट बहुत ही कम पोर्शन था या फिर बहुत ही कम पार्टिकल से थोड़ी, जिसका स्लाइड क्या हुआ, उसका स्लाइड एंगल चेंज हुआ। मतलब सपोज यहाँ पे आते आते, सपोज दिस इज ए सेंटर, आई रिपीट अभी ये सेंटर है और यहाँ पे आते आते एग्जैक्ट सेंटर पे टक्कर नहीं हो रही है, जस्ट नियर अबाउट दिस सेंटर। तो क्या होगा, जैसे हम कैरम खेलते हैं ना, टक्कर खाने के बाद एंगल चेंज होगा, स्लाइट एंगल चेंज होता है। बहुत कम ऐसे थे जिसमें एंगल चेंज हुआ, ज़्यादातर केस में तो सीधे ही पास हो गए। पता कैसे चला, पीछे जो फ्लोरोसेंट है वहाँ पे हमको दिखा, जिंक सल्फाइड पे दिखते हैं टाइनी लाइट स्पॉट्स। ओके, अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स, वेरी फ्यू मीन्स वेरी फ्यू, नेगोशिएबल, 1 in 20,000। अगर 20,000 रेज पास किए उसमें से तकरीबन एक पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक हो रहा था 180 डिग्री और नियर अबाउट 180 डिग्री रिटर्न आ रहा था। इट मीन्स जो सबसे सेंटर है अगर वहाँ पे टक्कर हुई तभी रिटर्न आएगा। सो हम ये अज्यूम करते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में रहना चाहिए। क्लियर है। बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशन से क्या क्या चीज़ निकल के आ सकती है जो रुदरफोर्ड ने नोट की, दैट आर फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। इट मीन्स ज़्यादातर केस में अनडिफ्लेक्टेड होते हैं, सीधे पास हो जाता है। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द सेंटर इज एम्प्टी, वहाँ पे कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे प्रोटॉन होते, या फिर प्रोटॉन नहीं कह सकते, पॉजिटिव चार्ज होता तो डिफ्लेक्शन होना बनता था, बट डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज एम्प्टी। Second, a small fraction of alpha particles was deflected by small angles। बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐसे थे जिसका एंगल चेंज हो रहा था।
बहुत ही कम क्वांटिटी में, और उससे भी एकदम कम क्वांटिटी में, ऑलमोस्ट नेगोशिएबल क्वांटिटी में था 1 in 20,000, जिसका बाउंस बैक हो रहा था एट 180 डिग्री और नियर अबाउट 180 डिग्री। इट मीन्स जो पूरा सेंटर है, आई रिपीट, जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है उसको कहाँ होना चाहिए, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होना चाहिए। और ये तीनों ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये सोच सकते हैं कि कोई भी अगर एटम रहेगा, आई रिपीट, कोई भी एटम रहेगा तो वो एटम का मोस्ट ऑफ द पोर्शन, अभी इसको राउंड ही सपोज कर लो है, उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो रहेगा एक सेंटर, वो टोटल एटम रेडियस के कंपैरिजन में या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम उसकी कंपैरिजन में उसका रेडियस होगा वो उसका जो सेंटर होगा वो ऑलमोस्ट नेगोशिएबल होगा। आगे रुथरफोर्ड मॉडल में हमने देखा था रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर, दोस्तों ऐसा हमने पढ़ा था। अगर ये रेडियस, एटम का रेडियस इतना हो तो हम ये कह सकते हैं उसका सेंटर तो नेगोशिएबल कितना होगा, 10⁻⁻15 मीटर हो सकता है। अगर ये 10⁻⁻10 हुआ तो इतना कम। जस्ट सपोज हमारे पास कोई क्रिकेट बॉल है और वो क्रिकेट बॉल को हम सेंटर गिनते हैं, सपोज जो क्रिकेट बॉल को हम सेंटर, यहाँ पे क्रिकेट बॉल है और ये पूरा रेडियस 5 किलोमीटर का है। सो पूरा टोटल एरिया की कंपैरिजन में ये क्रिकेट बॉल को हम नेगोशिएबल कर सकते हैं। सो ये क्रिकेट बॉल जितना रहेगा सेंटर और बाकी का जो रेंज रहेगा दैट इज़ दी वॉल्यूम ऑफ द एटम। सो अगेन रिपीट दोस्तों, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन थे, ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये 3 बातें निकल के आई थी। अभी ऑब्जर्वेशन और ये 3 मेन पॉइंट्स की आधार पे रुथरफोर्ड ने क्या किया था, अपना मॉडल को सिंप्लीफाइड किया था इन अगेन 3 पॉइंट्स। रुथरफोर्ड ने 3 पॉइंट्स दिए थे, वो 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उसका मॉडल याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आपको वो 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? Okay friends, as we discuss on the basis of observation and the conclusions, Rutherford gave its atomic model. ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन से रुथरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था इन्हें 3 पॉइंट्स। वो 3 पॉइंट्स दोस्तों हमको याद रखने। द फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। सपोज अगर ये एटम है तो यहाँ पे ये हो रहा है मोस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, पॉजिटिवली चार्ज एंड मास ऑफ द एटम was densely concentrated in extremely small region। एक बहुत ही स्मॉल रीजन में ये डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो स्मॉल रीजन को जहाँ पे सभी चीज़ एक साथ इकट्ठा हुई है वो स्मॉल रीजन को हम क्या कहते हैं, दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको दोस्तों आप राउंड शेप ही एज्यूम करो, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। सो ये कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास आर इन द सेंटर, बहुत कम पोर्शन में एडजस्ट हो चुके हैं। दैट पोर्शन इज नोन एज अ न्यूक्लियस। द सेकंड थिंग इज द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड न्यूक्लियस विथ अ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अगर ये सेंटर है तो क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई ऑर्बिट होगी और ये सभी ऑर्बिट में क्या मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं विथ वेरी हाई स्पीड। अगर दोस्तों ये फंडामेंटली हम देखना चाहे तो इस सब ऐसा मॉडल तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, प्राइमरी में सेकेंडरी में पढ़ा था। सपोज दिस इज आवर सोलर सिस्टम, जो सेंटर है उसको हम बोलेंगे सन। सेंटर है वो हमारा सन रहेगा और जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं दे आर दी प्लैनेट्स। सो लाइक अ सोलर सिस्टम, आई रिपीट द न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस किसे कहते हैं ये तो यहाँ पे देख लिया, सेंटर वाला भाग जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास वहीं पे है, उसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं विथ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। दैट पाथ इज नॉन एज अ ऑर्बिट। और ऐसा ही मॉडल हमने कहाँ पे देखा था, सोलर सिस्टम में। बट डिफरेंस इज सोलर सिस्टम में दोस्तों यहाँ पे सन है, जहाँ पे यहाँ पे हम सेंटर ले रहे हैं। द सेकंड डिफरेंट इज, सेकंड थिंग इज यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन है, दे आर नेगेटिवली चार्ज। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन आर नथिंग बट दी नेगेटिवली चार्ज। एट द सेम टाइम अगर प्लैनेट्स की बात करें, देयर इज नो चार्ज विथ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का अपना खुद का कोई चार्ज नहीं होता है। द थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर।
सो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर, किस तरह से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्शन। जो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन की वजह से वो क्या किए, एक दूसरे के साथ अटैच हुए। दिस इज द रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। यहाँ पे भी दोस्तों हमको लग रहा है अभी तो सर पूरा मॉडल ठीक से हो गया है, बट इसकी भी लिमिटेशंस है। इसकी क्या लिमिटेशन है, दैट वी एज्यूम। दोस्तों जैसे हमने अभी माना कि सपोज ये इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक मॉडल है और दिस इज आवर सोलर सिस्टम, या सोलर सिस्टम है। सपोज यहाँ पे सेंटर है, वहाँ यहाँ पे सन है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग प्लेनेट मूव करेंगे। तो सर क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज होगा, सेंटर का खुद का चार्ज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे ऐसा कोई चार्ज नहीं है। अगर दोनों की कंपैरिजन करें, फॉर दिस सोलर सिस्टम वी कैन राइट Gm1m2 अपॉन r²। आपको मालूम है यहाँ पे G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 m2 इज द मास ऑफ द प्लैनेट्स एंड द r², उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, वी कैन राइट k q1 q2 अपॉन r²। k इज कांस्टेंट, q1 q2 इज द चार्ज एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। दोस्तों यहाँ पे चार्ज वर्ड यूज कर रहा हूँ, चार्ज। जरा इसको पकड़ के रखना, अभी लिमिटेशन में काम आएगा। चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या लिमिटेशन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ दोस्तों हमने पढ़ी है, या फिर फिजिक्स में आप पढ़ने वाले हो, दैट एनी मूविंग बॉडी विल अंडरगो एक्सीलरेशन। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो फिर वो अंडरगोज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होगा। प्लेनेट में भी होगा, इलेक्ट्रॉन में भी होगा। सर ये तो अगर कांस्टेंट स्पीड से दोनों मूव करे तो भी होगा। यस, इफ दे आर मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड टिल द एक्सीलरेशन इज देयर, बिकॉज वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहे हैं, बट उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज हो रही है। यू कैन सी कंटिन्यूस डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर स्पीड कंटिन्यूस है तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। सो दे अंडरगो विद द एक्सीलरेशन, दोनों में होगा। अभी दोस्तों मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ द मैक्सवेल, वहाँ पे हमने पढ़ा था, अगर कोई भी एक्सीलरेटिंग बॉडी है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी है विद द एक्सीलरेशन, अगर उसका चार्ज है, देन वहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज देयर इफ चार्ज बॉडी अंडरगोज एक्सीलरेशन। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो भी जितने भी प्लैनेट्स मूव अराउंड दिस सन, उनको उसमें से किसी का भी चार्ज नहीं है। सर अवर अर्थ विथ पॉजिटिव चार्ज, नेपच्यून विथ नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ है ही नहीं। सो वहाँ पे एक्सीलरेशन होगा, बट देर इज़ नो नीड टू रेडिएशन, और वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बट एज पर एज द थियरी ऑफ मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ मैक्सवेल, अगर कोई बॉडी विद द चार्ज एक्सीलरेशन होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रेडिएशन होना चाहिए। सो ये होगा। सपोज दोस्तों अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रेडिएशन होता है तो क्या होना चाहिए, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन सेंटर में मूव कर रहा है, वहाँ से दोस्तों अगर रेडिएशन होता है तो कैलकुलेशन पे जितना भी रेडिएशन होगा, वो रेडिएशन एनर्जी कहाँ पे आएगी, किस वजह से आएगी, दैट एनर्जी फॉर द रेडिएशन फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसकी वजह से आएगी। ओके, वो भी ठीक है। अगर वो एनर्जी वहाँ से रेडिएशन एमिटेड होता है तो क्या होगा, तो फिर बाय कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इस तरह से कुछ फाइनली वो कहाँ पे वहाँ कहाँ पे गुम हो जाना चाहिए, इन दी सेंटर, मतलब इस तरह से कुछ होना चाहिए बाय कैलकुलेशन। अगर आप जितना चार्ज है, जितना मास है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करो। बाय कैलकुलेशन दोस्तों ये कैलकुलेशन मिला इन 10⁻⁸ सेकंड। इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए 10⁻⁸ सेकंड में कहाँ पे आ जाना चाहिए, सेंटर में आ जाना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, फ्रॉम दिस रुदरफोर्ड मॉडल हम ये नहीं जान सकते। दैट इज़ द लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल। सो इन अ शॉर्ट मेथड दोस्तों, ये पूरा पॉइंट अगर एक ही पॉइंट में समझाना है तो हम ये कह सकते हैं, एज पर एज रूल्स। कौन से रूल है मैंने आपको अभी समझाए, फिर से एकदम जल्दी से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों में स्पीड है, सर्कुलर मोशन है, बट यहाँ पे जो हमारा पोर्शन है, वी कैन से पार्टिकल है, दैट पार्टिकल विथ चार्ज।
अगर चार्ज पार्टिकल विथ अंडरगो एक्सीलरेशन, वहाँ पे रेडिएशन होना चाहिए, बिकॉज ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए, श्रिंक इन द सेंटर में श्रिंक हो जाना चाहिए। बाय कैलकुलेशन 10⁻⁸ सेकेंड में होना चाहिए, बट होता नहीं है। ये क्यों नहीं हो रहा है, उसकी कोई हमारे पास साबिती नहीं है या फिर आंसर नहीं है। क्लियर है। सो और द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक, और श्रिंक होनी चाहिए। कैलकुलेशन शो दैट इट शुड टेक ओनली एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁸ सेकेंड टू स्पाइरल इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में स्पाइरल होने के लिए इतना ही टाइम चाहिए, बट ये हो नहीं रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, उसका आंसर नहीं है, वो ड्रॉबैक है। सेकंड ड्रॉबैक यहाँ पे दोस्तों ये बता दिया है, जो इलेक्ट्रॉन है दैट इलेक्ट्रॉन आर, ये मतलब यहाँ पे ऑर्बिट में क्या हो रहा है, ऑर्बिट में वो मूव हो रहे हैं, बट उसका एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आज के दिन में हम बात कर रहे हैं, दिस इज ऑर्बिट, दिस आर ऑर्बिटल्स एस पी डी एफ एक्सेट्रा, किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई बात नहीं की थी। दैट इज ऑल्सो ड्रॉबैक ऑफ दी रुदरफोर्ड मॉडल। सो नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दैट इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ दी रुदरफोर्ड मॉडल। सो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने 2 मॉडल कंप्लीट किए। फर्स्ट इज थॉमसन मॉडल एंड द सेकंड वन इज रुदरफोर्ड मॉडल। अगर थॉमसन मॉडल की बात करें बहुत ही सिंपल था, रुदरफोर्ड मॉडल की बात करें ये भी सिंपल था, बट यहाँ पे दोस्तों हमको 4 चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंट बाय रुदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स, जो उन्होंने गोल्ड फॉइल पे किया था। सेकंड थिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। थर्ड थिंग कंक्लूजन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। फोर्थ द मॉडल ऑफ द रुदरफोर्ड, और फिफ्थ ये भी याद रखना है लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ दी रुदरफोर्ड। सो दोस्तों इसको हम इजी नहीं बोल सकते, बट यस दिस इज समथिंग लेंथी, इसको हम लेंथी बोल सकते हैं, बट आप ठीक से पढ़ाई करोगे, वीडियो रिपीट करके देखोगे तो ये यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। ओके दोस्तों, आई होप थॉमसन मॉडल एंड रुदरफोर्ड मॉडल दोनों आप ठीक से कर पाओगे। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े सेंटर के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।